अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जैसा कि टॉपिक जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम लोगों ने जो अपने प्रीवियस टॉपिक हैं उसमें हमने कुछ फेमस एजुकेशनिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने इस्लामिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ी, और आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हिस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस से पहले की जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ने वाले हैं कि तब एजुकेशन में कौन कौन सी रिफॉर्म्स की गई थी। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने पे मेंशन कर दिए हैं। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको EIC भी कहा जाता है। सेकंड इज़ चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में पेश किया गया था। थर्ड वन इज़ बेंटिक रेजोल्यूशन। बेंटिक रेजोल्यूशन 1835 में पेश किया गया था। एंड फोर्थ वन इज़ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट 1835 में पेश की गई थी। वुड डिस्पैच 1854 में पेश किया गया था। हंटर कमीशन 1882 में पेश किया गया था। और उसके बाद है जी सेडलर कमीशन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, SADLER है सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन 1917 में पेश किया गया था। हार्टेज कमेटी रिपोर्ट 1929 में पेश की गई थी। एंड द लास्ट वन इज सार्जेंट रिपोर्ट, जो कि 1944 में पेश की गई थी। इनके सामने मैंने इनके ईयर लिख दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का ईयर 1757 था। ये तब का दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई और उन्होंने बरसगीर पर हुकूमत जमाई। फर्स्ट ऑफ ऑल 1757 में वो ताजिर बन के आए थे। वहाँ पर बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन वो कंपनी इस कदर मजबूत हुई, उसने अपनी जड़ें इस कदर मजबूत की बरसगीर में कि वहाँ की हुक्मरान ठहरी। चार्टर एक्ट 1835, इनके ये सारे के सारे वो कमीशंस हैं, सारे के सारे वो रेजोल्यूशंस हैं, वो एक्ट हैं, वो रिपोर्ट्स हैं जिनमें एजुकेशन के रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने अपने दौर में, अपने अपने टाइम पे, अपने अपने एरा में एजुकेशन के लिए क्या क्या काम किया था। सो नंबर वन इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि ये वो कंपनी थी जो कि बरतानिया से इंडिया में ताजर बनकर आई थी, बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पर अपनी जड़ें इसने इस कदर मजबूत कर ली अंदर ही अंदर के इंडिया के बरसगीर की हुक्मरान कंपनी बन के बैठ गई। EIC East India Company come to India in 16 during the rule of Jahangir for trade purpose. It began to rule India in 1757. ये 1600 में इंडिया में जहांगीर के दौर में इसने पहला स्टेप लिया था और इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया था 1757 में, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की जंगों के बाद। इट्स रूल लास्टेड इन 1858। इसका जो रूल है वो 1858 में बंद हुआ। इस सारे एरा में तकरीबन 100 साल के एरा में इन्होंने बरसगीर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इससे पहले यहाँ पर जो हुकूमत थी वो जहांगीर की थी। उसके दौर में ये कंपनी इंडिया में आई। इसके बाद इसने हुकूमत की और तकरीबन 100 साल के एरा में बरसगीर में कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, और अपनी हुकूमत करते हुए बरसगीर के मुसलमानों और हिंदुओं को इंतहा दर्जे का लो लेवल पे लेके गई। Its rule listed in 1858 following the Indian इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इंडियन रिबेलियंस के नतीजे में, इंडियन रिबेलियंस वही रिबेलियंस की बात हो रही है जो कि 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, जिसमें जो कि आज़ादी के लिए जंग की गई थी कि हमें अब बरतानवी हुकूमत के अंडर नहीं रहना, हमें आज़ादी चाहिए। इसकी स्टोरी में आपकी हिस्ट्री जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो ट्यूनेशन थ्योरी थी और अलीगढ़ मूवमेंट थी। उस मूवमेंट में मैंने बताया था कि 1857 की जंग आज़ादी क्यों हुई थी, कि कौन से असबाब थे। हिंदू और मुसलमान वहाँ पे साथ साथ थे, लेकिन हिंदू बाद में अलहदा हो गए थे। द एक्ट ऑफ 1858 asserted British crown to rule India in the form of British Raj. चार्ल्स ग्रांट, अ क्रिश्चियन मिशनरी, डिक्लेयर्ड एजुकेशन स्टेटस ऑफ इंडिया मच पुअर। चार्ल्स ग्रांट जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है इंडिया में वो बहुत ही पुअर है। तो ऑब्वियसली वो पुअर होनी थी जब वहाँ पर पिछले 100 साल में या एक दहाई में मुस्लिम्स की और हिंदूज़ की, बल्कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की एजुकेशन पे फोकस ही नहीं किया गया था। Charles Grant was the father of education policy in EIC, having the aim to promote English and Christianity to the procedure workers and clerk to produce workers and clerks to serve the company.
चार्ल्स ग्रांट वो पहले फादर ऑफ एजुकेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, जिन्होंने एजुकेशनल पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और ऐसे वर्कर्स और गुलाम पैदा किए जो कि कंपनी का काम कर सकें। ड्यूरिंग इट्स रूल EIC स्टॉप टू एड मिशनरी स्कूल बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ पारसीज। अपने रूल में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शॉर्ट फॉर्म है। EIC ने एड देना बंद कर दी थी मिशनरी स्कूल्स को, क्योंकि वहाँ पर इंटरवेंशन हो रही थी पारसीज की। The Christian religious sects showed reservation and protest against the step and asked British government to assure the support of missionary school. लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाया गया था कि मिशनरी स्कूल को सपोर्ट किया जाए, जो कि उन्होंने किया भी था। नेक्स्ट वन इज़ चार्टर एक्ट। इसको पेश किया गया था 1813 में। टू इंश्योर, इसकी वजूहत क्या थी वो पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर एड ब्रिटिश गवर्नमेंट पास चार्टर एक्ट 1813। टू इंश्योर ब्रिटिश गवर्नमेंट पास उस एड को जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट की एजुकेशन के लिए मुख्तस किया था, उस एड को, उस फंड्स को लागू करने के लिए पास किया था एक चार्टर एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस चार्टर एक्ट का नाम था, उसका नाम चार्टर एक्ट था, जो कि 1813 में पेश किया गया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 ऑफ दिस एक्ट, इस आर्टिकल के 43 एक्ट में EIC will be responsible for education. East India Company will be responsible for education. It allocated 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। इन्होंने 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए मुख्तस किया था, तब के दौर का 1 लाख रुपया। इट्स पर्पज़ वॉज टू प्रमोट इंग्लिश एंड क्रिश्चियनिटी। इसका जो मकसद था वो इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था। EIC कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। EIC इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी 10 सालों के लिए। चार्टर एक्ट वॉज रीन्यूड इन 1813। चार्टर एक्ट को रीन्यू किया गया था 1813 में। अच्छा, ये दो अलग चीज़ें और दोनों के दोनों ही MCQs आ जाते हैं। पहला कि चार्टर एक्ट पेश कब किया गया था, चार्टर एक्ट 1813 में पेश किया गया था। चार्टर एक्ट को रीन्यूड कब किया गया था, तो चार्टर एक्ट को रीन्यूड 1833 में किया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन के लिए EIC ने कितने जो रुपीज़ हैं वो एलोकेटेड किए थे, तो वो 1 लाख रुपीज़ थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में एजुकेशनल पॉलिसी का जो पर्पस था वो प्रमोट करना था इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को। नेक्स्ट वन इज बेंटिक रेजोल्यूशन 1835। इट वाज द गवर्नमेंट बेंटिक रेजोल्यूशन, बेंटिक नाम था, जो कि ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश EIC। वो जनरल गवर्नर थे EIC के, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। He passed the resolution the ban for investing any fund on the printing of Oriental work। Oriental work वही वर्क जो कि वहाँ उनका असासा था, बरसगीर का असासा, उनका जो अबाउ अजदाद का असासा था, उनकी पुरानी बुक्स की तजवीद के लिए, उनके काम की आगे तशहीर के लिए कोई भी उनको फ़ंड जो हैं वो नहीं दिए जा रहे थे। इसने इस चीज़ को ज़रूरी पे करार दिया था। डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इसने डिक्लेयर किया था इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन हायर ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। पुट बैन ऑन सती की रस्म को बैन किया था। सती की रस्म वही रस्म है जो कि इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से तब चलती थी। बरसगीर में हिंदू जो थे, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को उसकी चिता के साथ ही जला देते थे, उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं दिया जाता था। इसने इस रस्म को बैन किया था। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सती को किसने बैन किया था, तो सती को बेंटिक रेजोल्यूशन के एक्ट के तहत बैन किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट आई थी 1835 में। मैकाले मिंट रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है। मैकाले मिंट रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1835, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंग्लिश। इन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए थे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए थे फेवर ऑफ इंग्लिश में। इज़ मच
अच्छा, इन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी, वो स्टेटमेंट अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। इंग्लिश इज़ मच बेटर देन अरबिक एंड संस्कृत। इन्होंने कहा था कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है अरबिक और संस्कृत से। ओनली इंग्लिश कैन मेक इंडियन सिविलाइज्ड। उन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश है सिर्फ उसके ज़रिए इंडियंस जो है वो सिविलाइज्ड कौम बन सकते हैं। नो फंड्स एंड ग्रांट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ईस्टर्न और ओरिएंटल वर्क ट्रांसलेशन। कि उन्होंने कहा था कि इसने भी वही काम किया जो कि बेंडिक रेजोल्यूशन ने किया था कि कोई भी फंड और ग्रांट्स नहीं दिए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे ओरिएंटल वर्क पे और ट्रांसलेशन पर, क्योंकि इनका जो मकसद था वही इंग्लिश को प्रमोट करना और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था। तो ये ओरिएंटल वर्क को कैसे, उसकी ट्रांसलेशन पे और उसके वर्क को कैसे प्रमोट कर सकते थे। इनका काम ही इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था ताकि जो लोग हैं वो उनके गुलाम बन के रह सकें और अपने वर्कर्स ये बनाते रहें इंडिया में, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे असर काम करते रहें और उनको अपनी तहजीब, अपना कल्चर कुछ भी याद ना रहे। He defined the meaning of literature of Charter Act and said literature means English literature. It includes Locke, Milton, Hobbes, Keats, etc. इन्होंने मीनिंग ऑफ लिटरेचर को डिफाइन किया था जो कि चार्टर एक्ट के थ्रू था। इन्होंने कहा कि लिटरेचर का मतलब ही इंग्लिश लिटरेचर है। इट इंक्लूड्स, इन्होंने आगे कुछ अपने इंग्लिश राइटर और लिटरेचर के राइटर्स का नाम लिखा। इन्होंने कहा कि लिटरेचर का मतलब उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबिक ये सब कुछ नहीं है। लिटरेचर का मतलब ही इंग्लिश लिटरेचर है कि इंग्लिश राइटर्स को पढ़ा जाए। He said, he said a single shelf of good European library कि सिर्फ एक शेल्फ यूरोपियन लाइब्रेरी की वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरेबिया। इन्होंने कहा कि ये जो इंडिया का पूरा इनकी नेशन का, इंडिया का या अरेबिया का लिटरेचर जो इनका काम है वो एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने इंग्लिश को कितनी इंपॉर्टेंस दी, इंग्लिश लिटरेचर को कितनी इंपॉर्टेंस दी और अरबिक को, संस्कृत को और इंडियन कल्चर को, सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को कितना डाउन कर दिया था। Next one is Wood Dispatch. Wood Dispatch 1854 made under the supervision of Sir Charles Wood. ये सर चार्ल्स वुड की सुपरविजन में बनाया गया था। Its purpose was to spread English. अब सबका पर्पस, इन सबका पर्पस जो सब कॉन्टिनेंट में प्री इंडिपेंडेंस था जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उनका पर्पस इंग्लिश को प्रमोट करना ही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम पैदा करना ही था। इट्स पर्पस वॉज टू स्प्रेड इंग्लिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में एजुकेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पर एक और MCQ पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है वुड डिस्पैच को, इन अदर वर्ड्स। तो बाज़ वक़्त इनका नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा कब हुआ था, तो मैग्ना कार्टा 1854 में ही हुआ था, क्योंकि वुड डिस्पैच जो है उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। या बाज़ वक़्त ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। DPI, इट सजेस्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। DPI वॉज इस्टेब्लिश इन 1862 इन पंजाब। ये MCQ मैंने एडिशनल जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया कि पंजाब में जो DPI वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो 1862 में हुआ था। इसके अंदर तीन यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। टू इंश्योर हायर एजुकेशन इट्स सजेस्टेड 3 यूनिवर्सिटीज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड एट मदारस कोलकाता, मुंबई। इनको MCB के नाम से याद रख लें आपके। 3 यूनिवर्सिटीज़ वुड डिस्पैच के थ्रू बनाई गई थी ताकि हायर एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो वो यूनिवर्सिटीज़ MCB के नाम से याद कर लें आप, मदारस कोलकाता एंड बम्बई। इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा। जी में ये पहले बात हो चुकी है कि इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ग्रांट इन एड, फाइनेंशियल एड विल बी प्रोवाइडेड टू गुड वर्किंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोज हु विल वर्क टू प्रमोट इंग्लिश। के फाइनेंशियल एड सिर्फ उन स्कूलों को, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी जो कि इंग्लिश को प्रमोट करेंगे। सजेस्टेड टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। इन्होंने सजेस्ट किया था कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ लंदन यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज की मुख्तलिफ स्टेट्स में। नेक्स्ट वन इज़ हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन जो है वो 1882 में पेश किया गया था। इट वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन
headed by chairman of commission W. Hunter. It was appointed by Lord Ripon और इसको हेड किया गया था चेयरमैन ऑफ कमीशन W. Hunter. टोटल मेंबर्स इसके जो थे वो 20 थे. Its objective was to look after complaints of non implementation of wood dispatch. इसका मकसद ये था कि wood dispatch में जो जो काम करने थे, अगर वो काम नहीं हुए थे, उनकी implementation नहीं हुई थी, तो उनको दोबारा ज़ेरे गौर लाया जाए. नेक्स्ट वन इज़ सेडलर कमीशन. सेडलर कमीशन 1917 से 1999 का दौर है. तो हेडेड बाय माइकल सेडलर. इट वाज फॉर्म्ड इन 1917. कमीशन submitted its report in 1919. It was made to look after the condition of education in subcontinent after World War II. इस कमीशन का मकसद ये था कि इसमें सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन को लुक आफ्टर किया जाए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. अब आप इसका एरा देख लें 1917 से 1999. तो यहाँ तक वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एजुकेशन की क्या कंडीशन थी सब कॉन्टिनेंट में, उसको लुक आफ्टर करने के लिए सेडलर कमीशन पेश किया गया था. It focused on increase in quality of education, vocational training and teaching, teachers training. इसने फोकस किया था इंक्रीज करने पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, वोकेशनल ट्रेनिंग को और टीचर्स ट्रेनिंग को. नेक्स्ट वन इज़ हार्टेज कमेटी रिपोर्ट जो कि 1929 में पेश की गई थी. चेयरमैन और इसको हेडेड बाय सर फिलिप जोसेफ हार्टेज, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. इनको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो सर्वे कर सकें ब्रिटिश उसमें इंडिया में एजुकेशन को. इट फाउंड मोस्ट ऑफ एजुकेशन वाज स्टक टू प्राइमरी लेवल ओनली. इन्होंने ये रिपोर्ट का इनका जो था समअप था वो ये था कि इन्होंने ये फाउंड किया कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन वाज स्टक ऑन प्राइमरी लेवल ओनली, कि ज़्यादातर जो एजुकेशन है या फिर जो लर्नर्स हैं वो प्राइमरी लेवल के बाद में ही स्टक हो जाते हैं. People were poor, illiterate, conservative and unwilling to send their children to school. इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में पेश किया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो पुअर हैं, इलिटरेट हैं और कंजर्वेटिव हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी तैयार नहीं है. एंड द नेक्स्ट वन इज सार्जेंट रिपोर्ट. सार्जेंट रिपोर्ट जो थी 1944 में पेश की गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. अब एरा देख ले 1944. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 तब वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश गवर्नमेंट एनालाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर से एजुकेशनल सिस्टम को एनालाइज किया सब कॉन्टिनेंट में. अब कमेटी वॉज मेड अंडर द हेडशिप ऑफ सर जॉन सार्जेंट. एक कमेटी बनाई गई थी सर जॉन सार्जेंट की हेडशिप में. इट सजेस्टेड प्री प्राइमरी एंड वोकेशनल एजुकेशन. इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को सजेस्ट किया था. इट टुक डिफरेंट स्टेप्स एंड सजेस्ट 8 लेवल ऑफ देयर अचीवमेंट. इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स जो थे वो सजेस्ट किए थे और 8 लेवल ऑफ देयर अचीवमेंट्स सजेस्ट किए थे. आज हम लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को पढ़ा है. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. अगर प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को पढ़ते जाएँ तो मैंने बिल्कुल एक सीक्वेंस में इंडिपेंडेंस से पहले का जो सीक्वेंस था उसको पेश किया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में आई थी और 1757 में इसने अपना काम स्टार्ट किया एजुकेशन में. और उसके बाद 1813 में जो काम हुए, 1835, 1834, 1882, 1917, 1929 एंड 1944. 1917 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इसके बाद इंडिपेंडेंस का एरा आ गया. इंडिपेंडेंस के एरा में पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो अलहदा हो गए. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ख़त्म होगी, सब कॉन्टिनेंट नहीं रहा. तो यहाँ पर हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है. इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपने बस एक बात याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू की गई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी थी और इस कंपनी का जो मेन मोटिव था इंग्लिश को प्रमोट करना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना. और ये सारे के सारे इनके जो फंड्स थे, सारी की सारी जो एड थी वो इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए पेश की गई थी. और भाई ये वक्तन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ अपने वो हेड भेजे, कुछ अपने चेयरमैन्स भेजे सब कॉन्टिनेंट में ताकि वो वहाँ की एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, एजुकेशनल इन्वायरमेंट को
पता करते रहें वक्तन फ़वक्तन, कि वहाँ पर रिपोर्ट्स लेते रहें कि वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम क्या चल रहा है, वहाँ पे लोग कैसे क्या सोच रहे हैं एजुकेशन को लेके। तो ये सारी वो वाली रिपोर्ट्स हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पता करने के लिए कि सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशनल व्यूज़ क्या हैं, एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है, एजुकेशन को लुक आफ्टर करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, ये सारे वो स्टेप्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी थी। अगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।